नमस्कार साथियों, वित्तीय वर्ष 2021-22 असेसमेंट ईयर 2022-23 हेतु ये इनकम टैक्स का कैलकुलेटर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है। आप इस टैक्स कैलकुलेटर की मदद से इजीली अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि ये जनवरी का माह चल रहा है, तो जनवरी में आप अपनी कैलकुलेशन करके 15 जनवरी तक टैक्स कैलकुलेशन करके जो बकाया टैक्स होगा वो आप अपनी जनवरी और फरवरी की 2 महीने की सैलरी में उसको डिवाइड करके उस टीडीएस को कटवा सकते हैं। या अगर आपने अब तक अधिक टैक्स जमा कर दिया है टीडीएस के रूप में, तो आप आने वाले 2 महीनों के लिए उसे बंद करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस टैक्स कैलकुलेटर की ओर। और 2 पेज देखने को मिलेंगे। पहला पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1 लिखा हुआ है, ये है पहला पेज। इसी में पूरी कैलकुलेशन होनी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन से पहले जो ये पेज नंबर 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करनी है। इसमें हमने ये जो चार्ट 1 है, नंबर 1 वेतन से प्राप्त वार्षिक आय, नंबर 2 वेतन से संपूर्ण वार्षिक कटौतियाँ, और नंबर 3 ये एचआरए कैलकुलेटर है, इसमें मकान मालिक को दिया गया किराया। बस यही चीज़ें हमने एंटर करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जिसकी जहाँ पर जो जगह है वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो एंटर हो जाएगा। और उसके बाद जो चीज़ें हमने इस पर अन्य चीज़ें फीड करनी है वो मैं आपको साथ साथ में बताते चलता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये पेज नंबर 2 में वेतन से प्राप्त वार्षिक आय वाले कॉलम में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक वेतन, तो साल भर में जो बेसिक वेतन का जो टोटल होगा उसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जो साल भर का डीए होगा उसका टोटल हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। डीए एरियर जो होगा उसका टोटल यहाँ पे एंटर कर देंगे। मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए जो हमको मिलता है साल भर में, उसे हम यहाँ पे उसके टोटल को एंटर कर देंगे। पर्वतीय भत्ता यानी कि एचडीए जो मिलता है हम उसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। कुछ साथियों को उत्तराखंड के, कुछ साथियों को उत्तराखंड विकास भत्ता मिलता है, कुछ साथियों को सीमांत भत्ता मिलता है यानी कि बॉर्डर अलाउंस, वो इसके जगह में उसको टाइप करके यहाँ पे उसे लिख देंगे उस भत्ते को। कुछ लोगों को विशेष वेतन भत्ता मिलता है स्पेशल पे, उसे यहाँ पे लिख देंगे। कुछ साथियों को विकलांग वाहन भत्ता यानी कि जो दिव्यांग साथी हैं उनको विकलांग वाहन भत्ता मिलता है, उसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य भत्ते हैं जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, तो जिनको जो भी भत्ते मिल होंगे सैलरी शीट में, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस भत्ते का नाम टाइप कर दें और यहाँ पे उस भत्ते के अमाउंट को लिख दें। तो ऐसे करते करते जिन साथियों को बोनस मिलता है वो यहाँ पे बोनस भी एंटर कर दें। अब यहाँ पर बात आती है, इनका ये संपूर्ण हो गया यानी कि टोटल हो जाएगा इनका यहाँ पे अपने आप। ठीक है, टोटल कहीं पे भी आपको टोटल के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सारे फॉर्मूले फिट किए हुए हैं। टोटल अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है टोटल के नीचे है एनपीएस 14% गवर्नमेंट शेयर। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा कर्मचारियों को, जो नए पेंशन वाले कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे 14% अंशदान मिलता है, तो उसका टोटल आप यहाँ पे लिख देंगे। और अब इन चीज़ों ने जहाँ जहाँ पर जिस जिस एंट्री ने फीड होना ऑटोमेटिकली इस वाले पेज में वो फीड होते रहेंगे। तो यहाँ पे संपूर्ण टोटल आ गया 12,61,604। ठीक, ये तो है वेतन से प्राप्त वार्षिक आय। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा कॉलम है कि वेतन से संपूर्ण वार्षिक कटौतियाँ। साल भर में जो वेतन से हमारी कटौतियाँ होती है वो हमने यहाँ पर एंटर करते रहना है उन कटौतियों को। जैसे कि आप देख सकते हैं जीपीएफ, जो हमारे साथी हैं जिनको पेंशन मिलती है तो उनका जीपीएफ कटौती होता है यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि। ठीक है, जीपीएफ के लिए जो पैसा कटौती होता है तो उस अमाउंट को यहाँ पे टाइप कर देंगे। जो हमारे साथी अन्य हैं जो एनपीएस वाले हैं यानी कि जिनको नई पेंशन के तहत जो आच्छादित हैं, तो उनको जो नई पेंशन के तहत जो उनका अपना अंशदान है 10% जो कटौती करवाते हैं उस 10% को यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखो ये वाला जो था एनपीएस 14% गवर्नमेंट जो हमारे खाते में जमा कर रही है, यहाँ पे वो वाला अमाउंट आएगा, सैलरी स्लिप में साफ पता चल जाएगा। और ये है एनपीएस 10% जो हमारी सैलरी से कटौती होती है, ये वो वाला 10% यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे है गोल्डन कार्ड, जैसे हम उत्तराखंड वासियों को गोल्डन कार्ड के 650 रुपये कट रहे मंथली, तो साल भर में जो भी कटौती होगी उस टोटल को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि ये चार्ट पिछले साल का है इसलिए मैं उसी पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 2 महीने का 1300 रुपये था, तो यहाँ पे 12 महीने का जो टोटल होगा 650 के हिसाब से वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इस वाले कॉलम में टीडीएस, साल भर में जो हमारी सैलरी से कटौती होती है टैक्स की, उस टीडीएस को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जो टीडीएस है वो हम यहाँ पे भर देंगे। तो टीडीएस कितने महीने का आएगा? ये आएगा अप्रैल 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का, क्योंकि जनवरी की सैलरी का जो इनपुट अभी नहीं गया है, तो जनवरी में हमको कितना बकाया टीडीएस कटाना है या अपना टीडीएस बंद करवाना है वो इस कैलकुलेशन के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10 महीने का टीडीएस एंटर करना है, अगर जिसका 10 महीने से टीडीएस कटते जा रहा है तो। ठीक, और यहाँ पे जीआईएस के 2400 रुपये हम यहाँ पे एंटर कर देंगे।
उसके बाद बात आती है एचआरए की। तो एचआरए में छूट किनको मिलेगी उसके लिए ये यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, कैलकुलेटर बना हुआ है। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाले कॉलम पे एंट्री करनी है कि मकान मालिक को दिया गया किराया, वो भी वार्षिक, साल भर में हमने मकान मालिक को कितना किराया दिया है उस अमाउंट को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है। और आप क्या मेट्रो सिटी के हैं, येस और नो, तो यहाँ पे आप नो लिख देंगे। जो मेट्रो सिटी के साथी होंगे वो यहाँ पर यस लिख देंगे, क्योंकि यदि वो यहाँ पे यस लिखेंगे तो जो यहाँ पर ये अमाउंट है 40 या 50%, तो उनका यहाँ पे 50% वाला अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नो लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 40% वाला अमाउंट आ जाएगा। ये क्या अमाउंट है, सैलरी का 40%। क्योंकि जो इसका चार्ट होता है इसमें 3 कंडीशन होती है। एक्चुअल एचआरए आपको जो मिल रहा है साल भर में वो हो गया 46,200 रुपये, और मोर देन 10% ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के 10% से ज़्यादा आपने कितना मकान मालिक को किराया दिया तो वो हिस्सा आपका ही हो जाएगा। तो वो हमें कैसे पता चला अभी बताता हूँ उसे। सैलरी का 10% हमारा ये है 97,344, जो हमारा एनपीएस वाला हिस्सा होता है। सैलरी में आते हैं बेसिक वेतन और डीए एरियर, ये 3 चीज़ें होती है। इसका टोटल साल भर का जो भी होगा उसका 10% हो गया हमारा 97,344। अब इस 97,344 से ज़्यादा 22,656 हमने किराया दिया किसको, मकान मालिक को। यानी कि हमने मकान मालिक को कुल किराया दिया साल भर में 1,20,000। तो जब हमने उन्हें 1,20,000 दिया तो इस 1,20,000 में से दिए गए किराए में से 10% माइनस हो जाएगा। तो जब हमने 10% को घटा दिया दिए गए किराए में से तो हमारे पास बचा कितना, 22,656। तो 22,656 क्या है, मोर देन 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 10% से अधिक दिया गया जो किराया ये हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। और यदि आप यहाँ पे यस टाइप करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिगर जो है 3,89,000 या 3,89,376 के जगह में यहाँ पे ये फिगर आ जाएगी 4,86,720, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेट्रो सिटी वालों के लिए 50% ऑफ सैलरी, तो 50% सैलरी हो गया 4,86,000 और 40% सैलरी हो गया 3,89,000। ठीक है, 376। तो 3 चीज़ आएंगी, 3 चीज़ों में जो सबसे कम होगा उसकी छूट हमको यहाँ पे मिलेगी एचआरए में। तो यहाँ पे इन 3 चीज़ों में सबसे कम है 22,656। इस पर मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो तैयार किया हुआ है, एक आध दिन में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस पर विस्तार से यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल बड़ा बता रहा हूँ कि आपने इस कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे वो अमाउंट भर देना है जो अमाउंट आप मकान मालिक को देते हो साल भर में। जैसे यहाँ पे मैंने 1,20,000 भरा, मैं यहाँ पे यदि 80,000 भरता हूँ, इसको टाइप करता हूँ, मोबाइल से टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, और 1,20,000 के जगह में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 80,000 टाइप। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 80,000 टाइप किया तो यहाँ पे मुझे छूट मिल रही 0 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी के 10% ज़्यादा तो मैंने कुछ दिया नहीं, 0 रुपये दिया। कहने का मतलब ये कि जो मकान मालिक को दिया गया किराया, इससे हम जो सैलरी का 10% 97,344 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये फिगर तो कम है तो ज़्यादा तो घटेगी नहीं, तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये फिगर हो जाएगी 0 में। हालांकि आएगी तो माइनस में, तो माइनस मतलब 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये फिगर मकान मालिक को जो हम साल भर का जो किराया देते हैं वो साल भर का किराया अगर हमारी सैलरी के 10% से अधिक नहीं होगा तब तक हम इनकम टैक्स में एचआरए की छूट के लिए जो है उसके दावेदार नहीं होंगे। हमें छूट तभी मिलेगी जब ये फिगर इस फिगर से अधिक होगी। छूट हमें कितने की मिलेगी, जो अधिक वाला हिस्सा होगा। ठीक है। यहाँ पे तो कम है 97,000 से। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यदि 1,00,000 रुपये लिखते हैं तो यहाँ पे लगभग 3,000 के लगभग वो ज़्यादा होगा, तो 3,000 की हमें छूट मिलेगी। ठीक है। हमें साल भर में एचआरए मिल रहा है 46,200 का, तो 46,200 की छूट हमको कब मिलेगी, सीधी सी बात है, 46,200 की छूट हमको तब मिलेगी जब हम 97,344 प्लस 46,200 इसको जोड़ करके उतना मकान मालिक को किराया दे रहे हों, तब हमको 46,200 की छूट मिलेगी। तो हमने यहाँ पे वो वाला अमाउंट भर देना है जो हम मकान मालिक को किराया देते हैं। तो ये अपने आप बता देगा कैलकुलेटर की छूट मिलेगी कि नहीं। और उसके बाद अब हम आ जाएंगे इस वाले पेज में। तो इस पेज पे आप सारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे विद्यालय या संस्था का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पैन कार्ड आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे लिख रहा है कि वेतन से प्राप्त आय, बेसिक डीए, मकान किराया, भत्ता इत्यादि सबका टोटल यहाँ पे ये आ गया। तो ये टोटल कहाँ से आ गया, इस वाले पेज से आ गया। ये देख सकते हैं आप, ये संपूर्ण योग 11,25,324। ठीक है। तो वही आप यहाँ पे मैच कर सकते हो 11,25,324। फिर उसके बाद है एनपीएस गवर्नमेंट का 14% जो शेयर है, यह 1,36,280। वो कहाँ से आ गया, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ से आ गया है। यदि हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया अन्य स्रोतों से आय में मैंने 15,000 रुपये लिख दिया। ये 15,000 रुपये क्या है, ये मैंने लिख दिया कि सेविंग बैंक से
जो ब्याज प्राप्त हो वो लिख दिया मैंने 15,000, एग्जाम्पल के लिए लिखा, ठीक है, इतना ब्याज नहीं है पर लिख दिया मैंने, 10,000 से ज़्यादा लिख दिया जानबूझ के। फिर उसके बाद इन सब का टोटल हो गया, तो हमारी कुल सैलरी होगी या कुल हमारी आय हो गई है 12,76,604 रुपये। अब उसके बाद छूट, यहाँ पे मकान किराया भत्ता यानी कि HRA में छूट, कह रहे शर्तें लागू 1013A इसका सेक्शन होता है, इसके तहत इसमें छूट मिलेगी। तो जीरो की छूट क्यों मिल रही है, जीरो की छूट क्योंकि यहाँ पे हमको ये कॉलम दिखा रहे हैं यहाँ जीरो की छूट। यदि मैं यहाँ पे एक बार फिगर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया 1,20,000, 1,20,000 लिखने के बाद यहाँ पे देखो छूट मिल रही है हमको 22,656 की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो छूट यहाँ पे भी आगे होगी। ये देखिए अब आगे ना, धारा 1013A के तहत 22,656 मकान किराया भत्ता। और जब तक मैंने यहाँ पे 80,000 लिखा हुआ था या ये 97,000 से कम लिखूंगा तो यहाँ पे जीरो की छूट देगा। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इस फिगर को यहाँ पे ले आएगा। फिर है पर्वतीय भत्ता यानी कि HDA जो है 3600 रुपये घटता है, 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखें ये उन्हीं लोगों का घटता है जिन लोगों का ऑफिस पहाड़ी क्षेत्र में, वो भी कहाँ, 1000 मीटर से ऊपर की हाइट में, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, उत्तराखंड में जैसे यहाँ पे पौड़ी में कोटद्वार है, कोटद्वार से दुगड्डा मटियाली यहाँ तक वालों को इसमें छूट नहीं मिलनी है। ये छूट मिलनी है जैसे गुंखाल की हाइट जिसने क्रॉस कर दी है, उसके बाद भले कोई सतपुली में पहुँच गया डाउन में, लेकिन एक बार वो यहाँ से अधिकतम हाइट को छूने के बाद उधर की साइड को पहाड़ी एरिया में डाउन में भले ही पहुँच भी गया है तो उसको भी 3600 की छूट मिलेगी। लेकिन कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार इन क्षेत्र वालों को 3600 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। वो यहाँ पे 3600 की हमें छूट मिलेगी। और जो सीमांत भत्ता है यानी कि बॉर्डर अलाउंस, इसमें उनको जितना ही मिलता है पूरा का पूरा यहाँ 12,000 तक की छूट इसमें मिल जाएगी। उत्तराखंड विकास भत्ता, इस पर उनके पास जियो होगा, जिनको ये मिलता है तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी इस पर कितना घटना है, ठीक है। अब यह विकलांग वाहन भत्ता, विकलांग वाहन भत्ता पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा जितना कि मिलता है। अन्य में जो अन्य भत्ते होंगे वो यहाँ पे घट जाएंगे जो इस धारा 10 के अंतर्गत आएंगे, 10 से लेके 15 तक या 16 के अंतर्गत। अब उसके बाद धारा 16 ही है, तो धारा 16 में 50,000 रुपये कट जाता है, 16A में कट जाता है मानक कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 रुपये। तो आपने यहाँ पे 50,000 रुपये मैंने पहले से भरा हुआ है, तो ये चीज़ होगी। तो इनका टोटल कटौती होगा, टोटल ये होगा 76,256 रुपये। तो यहाँ पे था 12,76,000 समथिंग, ठीक है, 604 में से 76,256 माइनस हो गया तो ये बच गया 12,348 रुपये। अब ये हमारे पास शुद्ध आय। अब उसके बाद आता है यहाँ पे छठा जो एक कॉलम है, धारा 24B। धारा 24B यानी कि होम लोन का जो ऋण है ये अधिकतम 2 लाख तक घटता है, ठीक है, इस सेक्शन में। तो जिसका चाहे 2,10,000 हो, चाहे जिसका 2.5 लाख है, चाहे किसी का 3 लाख रुपये जमा हो रहा हो, तो अधिकतम छूट मिलती 2 लाख की, तो यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे। किसी 1 लाख की छूट मिल रही है, सॉरी 1 लाख जमा हो रहा होगा तो 1 लाख की यहाँ पर छूट मिलेगी। फिर है उसमें से माइनस होके बच गया हमारे पास 10,348 रुपये। अब ये आ गया सेक्शन 80C, ठीक है। 80C में जो 1.5 लाख की छूट मिलती है तो वो है ये सेक्शन। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है, GPF तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस वाले कॉलम से, ठीक है ना। यहाँ से GPF अपने आप आ जाएगा, NPS अपने आप आ जाएगा, गोल्डन कार्ड वाला अपने आप आ जाएगा, TDS अपने आप आ जाएगा, GIS अपने आप आ जाएगा। जैसे GIS GPF का तो कॉलम ये है, ये हो गया GIS का कॉलम, ये हो गया GPF का कॉलम, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने खुद भरने की, PPF, LIC, शिक्षण सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, FD, गृह ऋण का मूलधन जो यहाँ पे, वो चीज़ हमने खुद यहाँ पे टाइप करनी है। बाकी 2-3 चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। फिर दूसरा है NPS का जो 10% है हमारा अपना शेयर, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, पर यहाँ पे हमने टाइप करना है, तब यहाँ से वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जो गवर्नमेंट शेयर है ये NPS का 1,36,280, ये भी यहाँ से अपने आप आ जाएगा 80CCD2 में। ये है कॉलम 80CCD2 में, यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। हालांकि राज्य कर्मचारियों को छूट मिलनी है 10% की, तो 97,344 की छूट मिलेगी, जो हमारा 10% ये है, ठीक है। और फिर एक चीज़ है ऊपर TDS यहाँ पे आ जाएगा, दिसंबर तक जमा TDS, वो TDS है 50,000, वो कहाँ से आ जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा अपने आप। इसलिए हमने इन चीज़ों को फिल करना है, यहाँ से कुछ चीज़ें अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगी। तो अब बात आते हैं चैप्टर 6A पे, ठीक है। यहाँ पे GPF की राशि अपने आप आ जाएगी। तो इन सब का टोटल यहाँ पे अधिकतम जो है 1.5 लाख तक होना चाहिए। 1.5 लाख से ज़्यादा होगा तो फ़ायदा हमको यहाँ पे 1.5 लाख का ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमने इनका जो टोटल कर रखा है, आप देखते हैं PPF 5,000, LIC 43,000, शिक्षण शुल्क 20,000, शिक्षण शुल्क अधिकतम 2 बच्चों पर ही मिलता है 1.5 लाख तक, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना 20,000 इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पे गृह ऋण मूलधन पे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 50,000,
ठीक है। अब 50,000, तो अब इन सबका टोटल हो गया यहाँ पे 1,57,000, ठीक है। अब 1,57,000 टोटल तो हो गया, लेकिन छूट मिलती है हमको 1.5 लाख की, तो यहाँ पे हमें छूट मिल रही 1.5 लाख की। अब ये क्या है, 80CCD1, ये भी 1.5 लाख के अंतर्गत आता है, जो कर्मचारी का 10% का अंशदान होता है, 97,344, ये भी 1.5 लाख के अंतर्गत। इसमें इसके दो हिस्से होते हैं, तो 1.5 लाख के अंतर्गत है, तो यहाँ पे 1.5 लाख में इसमें छूट मिल रही है हमें 0 की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 लाख हो चुका है, तो इसलिए एरो क्या की कितनी छूट मिल रही है, 1.5 लाख की। लेकिन फिर इसका दूसरा हिस्सा होता है, वो है 80CCD1B, एनपीएस कर्मचारी के अंशदान से 50,000 तक घटाएं, इसी अंशदान में से, क्योंकि इसका लाभ हमें 1.5 लाख में नहीं मिला, 1.5 लाख ऑलरेडी हमारा पूरा हो रखा था। तो अब इसका लाभ हमें, इसमें अधिकतम हमें 50,000 रुपये का लाभ कहाँ मिलेगा, पहले नीचे एरो आया 97,344, हम यहाँ लाए 80CCD1B में, लेकिन इसमें नियम कहता है कि अधिकतम छूट मिलेगी हमें 50,000 की, तो यहाँ पे हमने इसकी छूट ले ली 50,000। तो कुल मिला के 1.5 लाख को 50,000, ये इनका टोटल हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख से अधिक टोटल नहीं हो सकता है। इसमें भले ही 47,344 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो उसकी काउंटिंग कहीं नहीं होगी। अब इसे मैं तुम्हें एक उदाहरण और देता हूँ। इस 50,000 को हम हटा देते हैं जो अभी टाइप किया था हमने, ठीक है। इस 50,000 को हमने यहाँ पे कर दिया 0। तो अब इन सब का टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1,07,400, ठीक है। तो यहाँ पे 1,07,400। अब यहाँ पे 1.5 लाख करने के लिए हमें कितने की आवश्यकता है, 42,600 की। कितने की, 42,600 की। अब ये 42,600 हमें कहाँ से मिले, 97,344 में से। अब समझिए इस चीज़ को, जो 80CCD1 है हमारा 10% एम्प्लॉय का 10% शेयर, इसके दो हिस्से होंगे। एक शेयर तो चलेगा हमारा 1.5 लाख पूरा करने के लिए 42,600, तो ये हो गया यहाँ पे 1.5 लाख। अब 97,344 में से जब 42,600 1.5 लाख में चले गए, तो इसमें कितना बचा, ये नीचे एरो में देख सकते हैं आप, 54,744। 54,744 बचा। तो अब 54,744 पूरा तो घटेगा नहीं 80CCD1B में, ये कहता है इसमें अधिकतम 50,000 घटाएं, तो इसमें से हमें 50,000 की इसमें से छूट मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, कि इसके दो हिस्से होंगे। पहली बार यहाँ 1.5 लाख में जरूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ 0 हो गया था, पूरा का पूरा नीचे उतरा, उसमें से 50,000 की छूट हमें यहाँ मिली। दूसरी बार में यहाँ 1.5 लाख पूरा होने के लिए इसमें से हमें 42,600 की जरूरत पड़ी, और बचा 54,000, तो 54,000 में से 50,000 की छूट यहाँ मिली। और तीसरा उदाहरण हम ये देते हैं कि जो 25,000 हमने NSC का लिख रखा है, इसको भी कर देते हैं हम 0, इसे भी कर देते हैं हम 0। अब हमारे पास कुल 80C की जो बचत है वो हो रही है 82,400 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 82,400। अब जो 97,344 था, पहले हम इसमें से 1.5 लाख पूरा करेंगे, तो 1.5 लाख पूरा करने के लिए कितना चाहिए हमें, 67,600। तो हमने इसमें से 67,600 रुपये इधर ले दिया, तो इसमें से कितना बच गया, वो बच गया 29,744। ये मैंने फॉर्मूले फिट किए हुए, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, आपने इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 29,744 इससे नीचे आ गया। जैसे ये नीचे आया, तो अब यहाँ पे हम अधिकतम छूट हमें 50,000 की मिलती है, लेकिन यहाँ 50,000 हमारे पास बचा ही नहीं है, तो जितना भी ये 50,000 से कम हो उस पूरे की छूट मिलेगी। तो 29,744 की छूट हमें यहाँ पे मिल गई। तो कुल मिला के यहाँ पे 1.5 लाख हो गया, 29,744 हो गया, तो ये 1,79,744 की छूट मिल गई, जिसमें हमको अधिकतम 2 लाख तक की छूट मिलती है। अब दूसरा है 1,36,280, ये क्या है, 80CCD2। और 80CCD2 क्या होता है, गवर्नमेंट का जो 14% शेयर है वो है ये, ठीक है। वो कहाँ से आया, ये आया यहाँ से ये आया यहाँ से 1,36,280, ठीक है। तो 1,36,280 तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन ये कहता है कि जो राज्य कर्मचारी है उनको इसमें छूट मिलनी है 10% की। तो 10% हमारे पास था 97,344 जैसे यहाँ पे, तो इसमें से भी 97,344 की ही हमको छूट मिलेगी। तो 1,79,000 ऊपर हो गया था, 97,000 ही हो गया, तो कुल टोटल हो गया इनका 2,70,088। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं ढंग से और डिटेल से समझाऊँगा, ठीक है। अब चलते हम आगे। अब आगे है हमारे पास कॉलम 80D स्वास्थ्य बीमा। इसमें हम अधिकतम 25,000 तक की छूट मिलती है हमको। किसी ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हेल्थ इंश्योरेंस हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर हम 30,000 का भी स्वास्थ्य बीमा है तो छूट हमें कितने की मिलेगी, 25,000 की मिलेगी अधिकतम। लेकिन मैंने यहाँ पे 15,000 स्वास्थ्य बीमा लिया है, यहाँ पे 16,300 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 1,300 रुपये इसमें गोल्डन कार्ड के दिखा रहा है, जो गोल्डन कार्ड के पैसे कटते हैं हमारे सैलरी से, ठीक है। 650 रुपये, तो 2 महीने का था पिछले साल का, तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगर इस साल हमारे 650 के हिसाब से आप लगा लो 7-8 हज़ार रुपये के लगभग इस साल कटेंगे, तो 7-8 हज़ार रुपये हमारे यहाँ पे वो आ जाएंगे गोल्डन कार्ड वाले। और अगर किसी के 25,000 रुपये की जो हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो जुड़ के तब भी टोटल लाभ हमें 25,000 का ही मिलना है। हाँ, किसी का यहाँ पे 15,000 है, 7,000 वो है, तो तब फिर उसका टोटल यहाँ पे हो जाएगा,
पर अधिकतम यहाँ पे लाभ मिलना हमें 25,000 का, दोनों मिला के, गोल्डन कार्ड प्लस स्वास्थ्य बीमा। दूसरा है एटीडीटी। एटीडीटी यहाँ पे साफ करा कि दिव्यांग आश्रित, यदि किसी कर्मचारी के बच्चे, बीवी, कोई ऐसा आश्रित व्यक्ति जो जिनका खर्चा वही उठाते हैं और वो 40 से 80% के बीच में विकलांग है, जैसे मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है 40 से 80% तक, तो उनको 75,000 की छूट मिलेगी। और जो 80 से ऊपर विकलांग है तो उनको 1,25,000 की छूट मिलेगी। कौन? जो आश्रित है, किसी कर्मचारी का कोई आश्रित व्यक्ति है तो उसके देखभाल के लिए इतने की यहाँ पे छूट मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति स्वयं विकलांग है और उसके आश्रित स्वस्थ हैं तो उस व्यक्ति को स्वयं की दिव्यांगता के लिए 40 से 80% दिव्यांग होने पर 75,000 की छूट मिलेगी और 80 से अधिक दिव्यांग होने पर उसको 1,25,000 तक की छूट मिलेगी, वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। और यदि ईश्वर ना करे कि किसी का स्वयं भी कोई दिव्यांग है और उसके परिवार का कोई जन भी दिव्यांग है तो दोनों में से किसी एक ही जगह उसका लाभ ले सकता है। हालांकि लाभ कहना तो उचित नहीं होगा, ठीक है ना, पर चलो जो भी छूट मिल रही है इनकम टैक्स द्वारा तो एक ही जगह उस छूट को ले सकता है। फिर अगला है 80DDB, यानी कि चिकित्सा पर किया गया व्यय। ये देखो सामान्य चिकित्सा पर किया गया व्यय नहीं है, यह है कुछ विशेष बीमारी जैसे एड्स हो गया, जैसे आपका क्या कहते हैं ये किडनी का डायलिसिस हो गया, जैसे कैंसर हो गया जो गंभीर बीमारी है उस पर किया गया खर्च, वो अधिकतम 40,000 की छूट मिलती है, इसमें अधिकतम 40,000 की। ठीक है। इसके लिए फिर सर्टिफिकेट भी लाना पड़ता है डॉक्टर का, ठीक, एक फॉर्मेट होता है उसे भर के दिखाना पड़ता है अपने डीडीओ को। फिर 80 उच्च शिक्षा हेतु ऋण पर ब्याज, यानी कि किसी ने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कर्जा ले दिया 10 लाख 20 लाख का और उस पर वो एक साल में ब्याज चुका रहा है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो पूरा का पूरा ब्याज माइनस होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है ब्याज की छूट के लिए, तो पूरे के पूरे ब्याज पे छूट मिलती है। 80E गृह ऋण ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलती है। कुछ लोगों को जो 2 लाख रुपए की छूट ऊपर बताई थी 24B में, उसके अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। इसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा फिर बाद में। 80G जो हमने CM PM रिलीफ फंड में दान किया था कोरोना का, या किसी ने इस साल भी किया होगा, तो वो 100% घटता है, यानी कि किसी ने अगर 20,000 दान किया तो पूरा का पूरा 20,000 घटेगा। लेकिन किसी ने मंदिर मस्जिद निर्माण हेतु अगर 20,000 रुपये दान किया तो उसमें से घटेगा 50%, यानी कि 10,000। तो 50% 100% का मतलब ये है। CM PM रिलीफ फंड को दिया गया पूरा का पूरा दान यहाँ पे माइनस होता है और मंदिर मस्जिद आदि के निर्माण हेतु दिया गया पूरा के दान में से 50% यहाँ पर माइनस होता है। और 80TTA बचत खाते की ब्याज पे 10,000 तक की छूट मिलती है। ठीक है। और सीनियर सिटीजन को तो 50,000 तक की छूट मिलती है और उन्हें FD में भी छूट है, और हम लोगों को सिर्फ सेविंग बैंक में है। तो मैंने ऊपर इसमें 15,000 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपये की छूट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अन्य स्रोतों से आए, यहाँ पे मैंने 15,000 लिखा था, तो 15,000 हमें ब्याज से आए हुई और हमने यहाँ पे छूट ले ली 80TTA में 10,000 रुपये की, अधिकतम 10,000 की छूट मिलती। ठीक, तो ये हमने माइनस कर दिया। यदि आपको कुल ब्याज मिला 5,000 तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा 5,000 घटा देंगे, और स्वयं की दिव्यांगता वाला मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद ये सारा टोटल हो गया 3,19,000। ये 3,19,000 घट गया किससे? हमारी जो यहाँ पे इनकम बची हुई थी 10,03,48 में से ये सारा घट गया 80C के बाद का 3 लाख और 3,19,100। तो अब बच गया हमारे पास कर योग्य आय, यानी कि टैक्सेबल इनकम। इसी पे टैक्स की कैलकुलेशन होती है। 6,81,248, यानी कि 5 लाख से 1,81,000 अधिक है। यदि ये टैक्सेबल इनकम हमारी 5 लाख होती तो हम पे टैक्स बनता 12,500, और वो 87A के तहत पूरा का पूरा छूट मिल जाती है हमें 12,500 की, फिर हम पे टैक्स आता 0। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ 5 लाख से अधिक टैक्सेबल इनकम होगी, इसलिए जो 12,500 की छूट मिलनी थी वो छूट अब हमें नहीं मिलेगी। ठीक। अब इसके लिए यहाँ पे टैक्स स्लैब मैंने बनाया हुआ ओल्ड टैक्स स्लैब, क्योंकि हमको ओल्ड टैक्स स्लैब में ही बेनिफिट हो रहा है। अब ओल्ड टैक्स स्लैब में हमें कैसे बेनिफिट हो रहा है, तो पहले उसके लिए हम यहाँ पे इस चार्ट पे चलते हैं। वो चार्ट है हमारे पास ये कि हमारी टैक्सेबल इनकम थी 6,81,248। ठीक है, ये है हमारी टैक्सेबल इनकम। वो 6,81,248 हमारे पास यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई। इस चार्ट पे आप लोग कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, ये आगे। अब इस पे कैलकुलेशन कैसे होगी, तो 6,81,000 में से जो शुरुआती 2.5 लाख है उस पर 0% है, तो यहाँ पे आके 0। अब उसके बाद उस 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस होता है 2.5 लाख का, तो उस 2.5 लाख पे 5% टैक्स पड़ेगा, तो 5% टैक्स हो गया 12,500। और 5 लाख से 10 लाख के बीच वाले पर पड़ता है 20% टैक्स, लेकिन हमारे पास पूरा 5 लाख नहीं है,
5 लाख से 10 लाख के बीच का। हमारा 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना है, 1,81,248। तो उस 1,81,248 का 20% हो गया 36,250। तो इन दोनों का टोटल हो गया 48,750। और फिर इस पर 4% एजुकेशन सेस ही आ जाएगा, उसका टोटल हो गया 1951। तो 48,750 प्लस 1951 टोटल हो गया आपका 50,701 रुपये हम पर कुल आ रहा है टैक्स, नेट टैक्स आ रहा है। ठीक, तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक जीरो, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख के बीच तक 20% 36,250, इनका टोटल 48,750। और 1951 हो गया, सेस हो गया, टोटल हो गया 50,701। और हमने यहाँ पे TDS जमा किया था 50,000, जो ऊपर से यहाँ पे आ गया। तो TDS जमा किया था 50,000, तो अब बकाया कितना हमारे पास 701 रुपये। इस 701 रुपये को हमने कब कटवाना है, इस जनवरी की सैलरी से हमने 701 रुपये को TDS कटवाना है। यदि ये 10,000 20,000 होता तो जनवरी और फरवरी 2 महीने की सैलरी से हम उसको बराबर बराबर डिवाइड करके उस TDS को कटवा देते। और ध्यान रहे, हमेशा TDS जब भी कटवाते तो एक्स्ट्रा कटवाना चाहिए। माने आप पर 2 महीने में अगर 30,000 रुपये बकाया टैक्स बचा है तो आप 35,000 कटवा दो। 2 महीने में 17,000 करके 17,500 करके 35,000 करवा दो। अगर आप पे 10,000 बकाया तो आप 12,000 करवा दो, 2 महीने में 6,000 करके। और यदि आपका टैक्स ज़्यादा है, 50,000 ज़्यादा है और आप पे टैक्स आ रहा था 40,000, तो आप जनवरी और फरवरी के लिए अपने TDS को बंद करवा दो। तो जितना आप पे ज़्यादा आपका जमा किया गया है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो साथ में यहाँ पे मैंने सैलरी शीट भी कॉपी पेस्ट की हुई अपने पे स्लिप से, जो मैंने डाउनलोड की थी। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। हालांकि उस सैलरी शीट में तो 10 ही महीने की डिटेल आनी थी दिसंबर की, तो जनवरी फरवरी की मैंने दिसंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर करके इसको पूरा फिल कर दिया। और पूरे 12 महीने की सैलरी शीट बना करके मैं इसको अब प्रिंट निकाल दूंगा। तो अब हमने प्रिंट क्या क्या निकालना है, तो हमें इसमें प्रिंट निकालना होता है। एक तो ये वाला पेज, जो एक ही पेज में आ जाएगा, पेज 1। दूसरा यहाँ पर पेज 2, ये भी एक पेज में आ जाएगा। और तीसरा हमने अपनी सैलरी स्लिप 12 महीने की बना करके वो प्रिंट निकाल देनी है। अब पहले क्या होता था, मैं इसी के ऊपर एक सैलरी का चार्ट बनाता था, फिर उसके नीचे कैलकुलेशन करता था, तो बहुत लंबा हो जाता था, उसमें लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता था। कई लोगों को पूरे 12 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, तो उनकी सैलरी जो है 4-5 महीने की होती थी, उसमें फॉर्मूले फिट करने में दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने वो सिस्टम हटा करके सीधे सीधे से आप सैलरी शीट को अपनी डाउनलोड करिए और उसको ऐसी एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और जो 2 महीने बकाए होंगे, उन 2 महीने का आप जिसका इंक्रीमेंट नहीं लगना है वो बिना इंक्रीमेंट के सेम दिसंबर की सैलरी को जनवरी फरवरी में भी टाइप कर देंगे। और जिनका इंक्रीमेंट चेंज होना होगा तो कैलकुलेशन करके इंक्रीमेंट वाले सैलरी को इसमें ऐड कर सकते हैं और उसका टोटल। तो आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी दिखाने की, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सैलरी शीट की और 2 इन पेजों की। इन पेजों की इसमें पूरी कैलकुलेशन हो रखी है, साथ में यहाँ पर ये बता देगा कि आपकी जो है टोटल क्या है। सैलरी शीट की भी ज़रूरत नहीं है, इसको देख करके ही पता चल जाएगा। पर माने अगर किसी ने मांग दिया कि आपकी बेसिक वेतन का जो टोटल है क्या प्रूफ है, तब जाके सैलरी शीट दिखानी पड़ेगी आपको। तो उसमें इसमें कैरी हो जाएगा कि ये सारा टोटल सेम है, और सैलरी शीट के लास्ट में जो टोटल होगा वही टोटल आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो इसके बाद रही बात HRA की, इस पर भी मेरा एक वीडियो तैयार है, इस पर भी वीडियो एक आध दिन में मैं अपलोड कर दूँगा। तो आशा है आपको इस टैक्स कैलकुलेटर की मदद से बहुत आसानी रहेगी। आप चाहें तो इसको मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। और आप लोगों को अगर ये सैलरी शीट चाहिए या एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं अपना मेल टाइप कर दीजिए, या मैं आपको दिखाता हूँ मेरे इसमें जो चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, आप मेरे उस टेलीग्राम के चैनल से जुड़िए। और जैसे आप उससे जुड़ेंगे तो मैं उस चैनल में इसको PDF फाइल को उसमें या एक्सेल शीट को उसमें अपलोड कर दूंगा, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिडालिया इनकम टैक्स। ठीक है, इससे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पे मेरा ये चैनल जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मेरे कुछ वीडियो के लिंक्स भी होंगे और इसी में मैं आपको ये फाइल उपलब्ध करा दूँगा, यहीं से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, फेसबुक पेज है, वो है बिडालिया इनकम टैक्स एंड मच मोर। ठीक है, ये यहाँ पे ये तो मेरा पेज है, बिडालिया इनकम टैक्स एंड मच मोर, आप इसको भी फॉलो करें। ठीक है, ग्रुप की जहाँ तक बात है तो ग्रुप में
मेरा इनकम टैक्स का ये ग्रुप बना हुआ है, इनकम टैक्स फॉर्म 16 ITR 1 किशोर बिडालिया government.teachers ऑफ उत्तराखंड। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों से मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।